वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 12 के लिए हिंदी की बोर्ड एग्जाम 2025 की बात करते हैं। 24 फरवरी जो पेपर स्टार्ट है यहाँ पर ये पूर्णांक जो रहने वाला है हिंदी के कक्षा 12 का 100 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को जो समय रहने वाला है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट को पेपर को हल करने के लिए टाइम दिया जाएगा। आप लोग को यहाँ जो 15 मिनट जो टाइम दिया जा रहा है, पेपर को पढ़ने के लिए जो टाइम दिया जा रहा है, आप लोग पेपर को 15 मिनट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर रहेगा इसमें 2 खंड रहेंगे। पेपर में 2 खंड रहेंगे। दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। और यहाँ पर खंड का की बात करते हैं। यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हैं, एक नंबर के हैं। यहाँ पर इसको हल करना रहेगा। यहाँ पर उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन देंगे। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर नाभादास, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मुंशी सदासुख लाल। 4 ऑप्शन देंगे। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो गया, यहाँ पर इसके लिए जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर दामोदर दास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया, यहाँ पर दामोदर दास। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा, दामोदर दास। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका है। 4 ऑप्शन यहाँ पर कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। 4 ऑप्शन देंगे। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। भारतेंदु युग की पत्रिका है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया, यहाँ पर भारतेंदु युग की पत्रिका है। कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। यहाँ भी इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ कवि वचन सुधा। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर कवि वचन सुधा। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सन 1918 में। ऑप्शन बी यहाँ पर है सन 1900 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 1936 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 1938 में। यहाँ पे एक ऑप्शन और रहेगा 1950। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन देगा। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर सन 1950। इसका राइट आंसर यहाँ पर सन 1950। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सेवा सदन के रचनाकार हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेवा सदन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जैनेन्द्र है। ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर आज्ञे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन प्रेमचंद है। फोर्थ ऑप्शन हरिकृष्ण प्रेमी है। 4 ऑप्शन देंगे। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर यहाँ सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, आगे यहाँ प्रेमचंद है, हरिकृष्ण प्रेमी। यहाँ इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रेमचंद। प्रेमचंद इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पर्दा कहानी के लेखक कौन है।
पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, थर्ड ऑप्शन यशपाल, फोर्थ ऑप्शन विष्णु प्रभाकर। पर्दा कहानी के लेखक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दे यहाँ पर। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पर्दा कहानी के लेखक है यहाँ पर यशपाल है। यहाँ पर पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। चार ऑप्शन दे यहाँ पर। कृतिलता, बीसल देव रासो, थर्ड ऑप्शन अलखंड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर पद्मावत। चार ऑप्शन दे यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आदिकाल का ग्रंथ नहीं। यहाँ पर कृतिलता, बीसल देव रासो, अलखंड, पद्मावत। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा पद्मावत। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है यहाँ पर भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञान श्रेय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा से। कृष्ण भक्ति शाखा से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। चार ऑप्शन देगा। केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कवि और बिहारी। चार ऑप्शन देगा। अब आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सूरदास। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? सूरदास। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। यहाँ पर इसमें क्या हो गया? यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा है। यहाँ पर काव्य है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर कहानी। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कथन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है नंद दुलारे वाजपेयी। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक यहाँ कहानी दिया गया यहाँ पर, जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मेलन से
अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। यहाँ पर समन्वय के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो 5 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर कितने नंबर का है, 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या मिलता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जंगल में यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कैसे आंसर देना है। यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। इस गद्यांश का पाठ राष्ट्रीय समन्वय और इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वहाँ जो अंडरलाइन थे ना उसकी व्याख्या करना है, उतने ही भाग का आंसर देना है। यहाँ पर रेखांकित अंश में बताया गया है कि जैसे जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, लताएं और वनस्पतियां एक साथ मिलकर समरसता से रहती हैं, वैसे ही विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग एक राष्ट्र में रहते हुए एकता और समन्वय बनाए रखते हैं। यहाँ पर ये दूसरे नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या मिलता है। जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पति मिलती हैं। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। जल प्रवाह विभिन्न नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता को प्राप्त करता है। जल प्रवाह विभिन्न नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता को प्राप्त करता है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या करती हैं। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, जिससे राष्ट्र का जीवन सुखद और समरस बनाता है। यहाँ पे इतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पद्यांश पर आधारित ये कितने नंबर का, 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर 5-5 नंबर का दो नंबर का यहाँ कितना रहेगा क्वेश्चन। ये टोटल 10 नंबर का है। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 10 नंबर का है टोटल। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर 2-1 रूप में यहाँ पे इसको क्या करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 नंबर के ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेघ वन बीच गुलाबी रंग के कौन सा अलंकार है। नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। 5वें क्वेश्चन की बात करते परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका अर्थ को बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का
यहाँ पे इसके देखते हैं हल को। प्रस्तुत पद्यांश, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ प्रस्तुत पद्यांश महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कामिनी से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कवि ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। नीले परिधान में लिपटी नायिका की छवि ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे बादलों के बीच गुलाबी आभा फैल रही हो। यह दृश्य बिजली की चमक या उषा की लालिमा का आभास कराता है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, इतना ही आंसर लिखना है यहाँ पर। मेघ वन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ नायिका के सौंदर्य को गुलाबी रंग में उपमा दी गई है जो घने बादलों के बीच खिलते हुए बिजली के फूल के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग के रूपक अलंकार क्योंकि यहाँ नायिका के सौंदर्य को गुलाबी रंग में उपमा दी गई है जो घने बादलों के बीच खिलते हुए बिजली फूल के समान प्रतीत हो रहा है। चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं यहाँ पर, नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे बादलों के बीच गुलाबी रंग बिखरा हुआ हो। उनका सौंदर्य किसी बिजली के फूल के समान चमक रहा है जिससे वह अत्यंत मनोहरी और आकर्षक लग रहा है। यहाँ भी इतना ही लिखना है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। यहाँ पर परिधान, परिधान की बात है, वस्त्र और पहनावा मृदुल, कोमल, सौम्य या नर्म। अब यहाँ पे एक जीवन परिचय देखते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पैटर्न समझते हैं। यहाँ पर यहाँ अथवा करके भी यहाँ पर ये भी 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर अगला जो पैटर्न यहाँ पर, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। यहाँ पर सब सीमा 80। यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल कर दीजिए। यहाँ आप देखो 3 नंबर के यहाँ उनका जीवन परिचय हो जाए, उनकी कृतियां भी उल्लेख करना 2 नंबर, टोटल ये 5 नंबर के रहेगा। यहाँ पर चाहे यहाँ पे वासुदेव सरल के लिए अग्रवाल लिखे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और यहाँ सुंदर रेड्डी का यहाँ पर ये तीनों में से एक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ भी इसको देखते हैं। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय, इसको देखते हैं। यहाँ पर यहाँ सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। वे एक महान राष्ट्रवादी विचारक, समाज सुधारक, लेखक और राजनीतिक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो भारतीय संस्कृति और आर्थिक स्वावलंबन पर आधारित था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता बने हैं। 11 फरवरी 1968 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनके बारे में बताया गया। उनकी कृतियां कौन सी यहाँ पर, एकात्मक मानववाद, राजनीतिक डायरी, ये क्या है उनकी कृतियां यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद। यह भी 5 नंबर का है। इसको भी देखते हैं इसका हल। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। एक का हम बता दे रहे हैं, इसी के पैटर्न में आप लोग कर लीजिएगा।
बोर्ड एग्जाम में इतना ध्यान देना, कॉपी ओवर राइटिंग कटपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए कॉपी का। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। उन्होंने छायावादी काव्य धारा को आगे बढ़ाया और हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण मिलता है। 15 नवंबर 1937 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। 15 जनवरी 1937 क्या हो गया? उनका निधन हो गया। मुख्य कृतियां कौन सी यहाँ पर? काव्य। काव्य में बात करते हैं यहाँ पर कामायनी, झरना, आंसू। यहाँ उसकी क्या है? काव्य में कामायनी है, झरना है, आंसू है। नाटक में कौन है यहाँ पर? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कौन कौन से? यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, तितली। यहाँ पर यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अब उसके पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर एक हमने यहाँ जयशंकर प्रसाद बता दिया, इसको आपको करना है यहाँ पर। अगला जो कहानी यहाँ पर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर कहानी तथ्यों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर है, चाहे अथवा इसको कर लीजिए। कर्मनाशक के हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं पंचलाइट की कहानी की समीक्षा कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। हरीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट ग्रामीण जीवन और उसकी मानसिकता को दर्शाती है। इस कहानी में प्रेम, सामाजिक संरचना और रूढ़ियों का चित्रण किया गया है। पात्रों में गोबर गणेश और यहाँ पर मुनहरी के प्रेम संबंध को ग्राम समाज की यहाँ पर परंपराओं और यहाँ पर पंचायत की कठोरता के माध्यम से उभारा गया है। पंच लाइट जलाने की साधारण घटना को ही प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग कर समाज की मानसिक संकीर्णता को दर्शाया गया है। भाषा में आचालिकता और हास्य व्यंग्य की शैली में इसे प्रभावशाली बनाती है। क्या बनाती है? प्रभावशाली बनाती है। प्रधान पात्र कर्ण के चरित्र की विशेष रस्मरथी आधार पर, यहाँ इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, स्वपठित खंड काव्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। यह भी क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ जितने भी दिए गए हैं इसी में से एक करना है। यहाँ पर कितना करना है? एक, अथवा करके यहाँ पर है 4 5 है यहाँ पर। इसमें रस्मरथिक खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। इसको देखते हैं यहाँ पर। वीर और पराक्रमी कर्ण महाभारत के महान योद्धाओं में से क्या है? एक थे। स्वाभिमानी, समाज में अपमान सहने के बाद भी उन्होंने आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। स्वाभिमानी में क्या बताया गया है? समाज में अपमान सहने के बाद भी उन्होंने आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। दानवीर की बात करते हैं। कर्ण ने सदा दान करने की परंपरा निभाई, यहाँ तक कि अपने कवच कुंडल भी दान कर दिए। निष्ठावान मित्र, दुर्योधन के प्रति आजीवन वफादार रहे। न्यायप्रिय, जीवन भर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसके पैटर्न को, खंड खा की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ क्या करना? संस्कृत का है यहाँ पर
गद्यांश का संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक कहानी दिया गया था, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। संदर्भ में बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने व्यक्तिगत और उनकी न्यायविद के रूप में प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तिगत और उनकी न्यायविद के रूप में प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। इसके अनुवाद की बात करते हैं, हिंदी अनुवाद की। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से जनता के मन को मोहित कर लिया, इसलिए उनके मित्रों ने उन्हें वकालत के क्षेत्र में प्रवेश कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसी के अनुरूप उन्होंने विधि परीक्षा, उत्तरण और प्रयाग में उच्च न्यायालय की वकालत करने लगे। विधि ज्ञान, मधुर वाणी और उदार व्यवहार के कारण ही वे शीघ्र न्यायाधीशों व मित्रों के सम्मान के पात्र बन गए। सम्मान के पात्र बन गए। अगला जो क्वेश्चन है आप इसको देख लेते हैं, उसके हल को। यहाँ अथवा करके चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए चाहे नीचे वाला क्वेश्चन हल करिए। यहाँ इसकी कहानी को हल करना है। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। हिंदी में संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करिए चाहे नीचे वाला करिए। 2 नंबर संदर्भ है, अनुवाद 5 नंबर के। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको अभी हल करते हैं। यहाँ पर संदर्भ पहले देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक संस्कृत भाषा के महिमा और सुभाषित श्रेष्ठ वचन में महत्ता का वर्णन किया गया है। अब इसके वचन की बात, यहाँ हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर और दिव्य भाषा है। इस भाषा में लिखा गया काव्य अत्यंत मधुर होता है और काव्य में भी अधिक श्रेष्ठ और मधुर सुभाषित क्या होते वचन होते हैं। इसको यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक हमने यहाँ ऊपर वाला करके दिखाया। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 का आंसर देना है। यहाँ पर इसको आंसर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृत साहित्य प्रमुख कवि के संति। यहाँ इसको हल करते हैं। आप इसकी पैटर्न को यहाँ पे इसके उत्तर को हल किया गया। यहाँ पर यह पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे संस्कृत में यहाँ पे दिया गया है। इसको हल के यहाँ करके दिया गया। यहाँ पे इसको पढ़ के इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का भी यहाँ पे उत्तर दिया गया। यहाँ पे इसको भी पढ़कर आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इसको हल करके यहाँ पर आंसर दिया गया है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसको भी हल करके यहाँ पर नीचे दिया गया। यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को पढ़ने को समझते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर उनका उदाहरण दीजिए। श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर और उनका उदाहरण दीजिए। और श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार परिभाषा सहित यहाँ पर उसका उदाहरण देना है। यहाँ पर चौपाई छंद, दोहा छंद परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर इसको पैटर्न समझते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की बात कर देते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस होता है क्या, यहाँ पर जब काव्य में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावना प्रकट होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस प्रमुख रूप से रति प्रेम भाव से उत्पन्न होता है। उदाहरण में बात करते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, क्यों कर रोता छोड़ गए।
यहाँ पे उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और करुण लक्ष्य में बात करते हैं, यहाँ पर करुण लक्ष्य की परिभाषा देखते हैं यहाँ पहले। जब काव्य में दुख, पीड़ा और करुणा का भाव व्यक्त होता है उसे करुण रस कहते हैं। यह रस शोक भाव से उत्पन्न होता है। पांडवों में आंसू भर आए और कृष्ण सखा अब जाने वाले हैं। यहाँ उसके आंसू भर आए उसके वर्णन को वर्णित किया गया। यहाँ पर श्लेष अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर परिभाषा, जब एक ही शब्द या वाक्य दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण बात करते हैं। राम तपस्वी संग में रावण सूत लंकेश, दोनों की गति एक सी, दोनों गए विशेष। यहाँ पर उसको यहाँ उदाहरण रूप में यहाँ बताया गया। यहाँ पर अगला जो यहाँ पर अलंकार है, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार, इसको देखते हैं। यहाँ इसके पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार, जब किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रसिद्ध घटना वस्तु का उदाहरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है वैसे ही ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है वैसे ही ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है। अगला यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यहाँ इसके पूरे क्वेश्चन को यहाँ बताया गया है। जो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है? निबंध लिखना है। बेरोजगारी समस्या का और समाधान। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? सर्वधर्म सम्मान। थर्ड क्वेश्चन यहाँ क्या है? किसी मेले में आंखों देखा वर्णन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पर निबंध लिखना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। यहाँ चौपाई के लिए यहाँ बताया गया है। चौपाई के लिए भी यहाँ इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ छंद भी यहाँ पर, उसके उदाहरण भी यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ निबंध की बात कर लेते हैं। निबंध बेरोजगारी समस्या और समाधान। भूमिका में देखते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी हमारे देश की क्या एक गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य होता है तो वो बेरोजगार काम करने योग्य होते हुए भी क्या होता है? रोजगार नहीं पाता, तो उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी हमारे देश की क्या एक गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य होते हुए भी क्या होता है? रोजगार नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी के कारण क्या है? यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान की कमी, उद्योग में कृषि क्षेत्र में सीमित अवसर, तकनीकी विकास और मशीनों का अधिक उपयोग। अब बेरोजगारी का प्रभाव क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गरीबी और भूखमरी बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है अपराध और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। थर्ड है यहाँ पर मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं। समाधान की बात करते हैं। यहाँ पर कैसे समाधान मिलेगा? शिक्षा प्रणाली में सुधार और व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। सेकंड है यहाँ पर स्वरोजगार को बढ़ावा देना। थर्ड यहाँ पर सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कृषि और उद्योगों का विकास। यहाँ पर उसके समाधान के बारे में बताया। उपसंहार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को जनता दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उचित शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को यह समस्या हल हो सकती है। यहाँ पर समस्या क्या हो सकती है? हल हो सकती है। पावक का संध विक्षेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पावक का संध विक्षेप हो गया। यहाँ पर पावक का संध विक्षेप हो गया। यहाँ पर पौधा अक
यहाँ आप चार ऑप्शन दिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पावधन अंक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रजते का संधि विक्षेप हो गया। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो गया? यहाँ पर प्रजते का संधि विक्षेप हो गया। यहाँ पर इसका संधि विक्षेप करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्रधन अजते, बा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पुस्तकालय का में संधि है। यहाँ पर व्यंजक संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्राधान एजते, परिस्थिति का संधि विक्षेप क्या हो गया? प्राधान एजते। कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर पुस्तकालय में संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर इसका भी राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पुस्तकालय में संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर पुस्तकालय में संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यहाँ इसके नाम को देखते हैं। यहाँ पर स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। इसका उत्तर क्या होगा? पुस्तकालय में क्या होगा? अयादि संधि होगा। यहाँ पर कौन सा संधि होगा? अयादि संधि होगा। यहाँ पर आ जो यहाँ पे एक पत्र लिखने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक आवेदन प्रार्थना पत्र। यहाँ पे एक पत्र लिखने का आएगा बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 12 के लिए। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का रहेगा यहाँ पर पत्र लिखने के लिए। यहाँ कैसे हल हो गया आप इसको देख लीजिए, इसके पैटर्न को। बैंक में खाता खोलने हेतु पत्र। यहाँ देखो, यहाँ बैंक लिए यही टाइटल सेम रखना है। यहाँ पर ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर बैंक विशेष जो रहेगा, यहाँ पर बैंक खाता खोलने हेतु आवेदन। यहाँ महोदय या महोदया, निवेदन है कि मैं अपना यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आपका ग्राहक बनना चाहती हैं? हाँ, कृपया मेरे नाम से कृपया अब मेरे नाम से आपके बैंक में एक बचत या चालू खाता खोलने की कृपा करें। मेरी जानकारी, पूरा अपना नाम लिखना है, XYZ करके पता लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना। यहाँ पर उसके यहाँ पर डिटेल को यहाँ फिल करना है। कृपया मेरा खाता शीघ्र खोलने की कृपा करें। सादर धन्यवाद।
भाव दे, अपना नाम, सिग्नेचर और तारीख को डालना है यहाँ पर, इतना लिखना है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, दो क्वेश्चन और है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृत है, गत है, दत्तो है यहाँ पर। यहाँ इसका बताना है यहाँ पर। कृत मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रत्यय यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इसके क्वेश्चन को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर इसको यहाँ पर हल किया गया यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को। यहाँ पर इसको हमने यहाँ इसको देख लीजिएगा यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, खा रेखांकित पदों की किसी पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। यहाँ पर नियम को उल्लेख करना है। अब इसके नियम को भी देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ विभक्ति के यहाँ पर तृतीया विभक्ति का नियम क्या है यहाँ पर, इसके नियम को यहाँ उल्लेखित किया गया यहाँ पर। यहाँ बस इतना ही इसके क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, इसके पूरा यहाँ वर्णन कर लीजिएगा इसको पूरा। और ये कितना नंबर, 100 नंबर के था, कक्षा 12 की हिंदी। आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, काटपीट ओवर राइटिंग कहीं भी नहीं करना है, काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए। अब आप लोग जितना ज़्यादा पॉइंट बताएंगे वहाँ पर क्या होगा, काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए। और कापी लिखते समय जो पेज खाली रहेगा वहाँ पर अपना रोल नंबर जरूर डालिएगा। कभी कभी होता है कोई पेज अगर निकल जाएगा, वहाँ से आप रोल नंबर डाल लेंगे, आपके कापी में वहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे नंबर। और वहाँ से क्या होता है, पेज कोई निकालने का चांस ही नहीं रहता। आप अपने नंबर को बेहतर कर सकते हैं। कापी बस काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, आसपास अक्षरों में दिखना चाहिए, कटपीट ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए कापी पर। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कापी होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आज से सर हम ये समाप्त कर दें। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 12 के लिए हिंदी की बोर्ड एग्जाम 2025 की बात करते हैं। 24 फरवरी जो पेपर स्टार्ट है यहाँ पर ये पूर्णांक जो रहने वाला है हिंदी के कक्षा 12 का 100 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को जो समय रहने वाला है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट को पेपर को हल करने के लिए टाइम दिया जाएगा। आप लोग को यहाँ जो 15 मिनट जो टाइम दिया जा रहा है, पेपर को पढ़ने के लिए जो टाइम दिया जा रहा है, आप लोग पेपर को 15 मिनट पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और जो पेपर रहेगा इसमें 2 खंड रहेंगे, पेपर में 2 खंड रहेंगे। दोनों खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। और यहाँ पर खंड का की बात करते हैं, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हैं, एक एक नंबर के हैं यहाँ पर, इसको हल करना रहेगा। यहाँ पर उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर नाभादास, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मुंशी सदासुख लाल। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर, इसके लिए जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर दामोदर दास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया यहाँ पर, दामोदर दास। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा, दामोदर दास। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, भारतेंदु युग की पत्रिका है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। 4 ऑप्शन यहाँ पर, कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है। भारतेंदु युग की पत्रिका है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर, भारतेंदु युग की पत्रिका है। कवि वचन सुधा, सरस्वती,
मर्यादा हंस। यहाँ भी इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ कवि वचन सुधा, इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर कवि वचन सुधा, इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सन 1918 में, ऑप्शन बी यहाँ पर है सन 1900 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 1936 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है 1938 में। यहाँ पे एक ऑप्शन और रहेगा 1950 यहाँ पर। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पर। यहाँ चार ऑप्शन देगा, यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सन 1950, इसका राइट आंसर यहाँ पर सन 1950, इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, सेवा सदन के रचनाकार हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेवा सदन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जैनेन्द्र है, ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर आज्ञे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन प्रेमचंद है, फोर्थ ऑप्शन हरिकृष्ण प्रेमी है। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना यहाँ पर। यहाँ सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, आज्ञे, यहाँ प्रेमचंद है, हरिकृष्ण प्रेमी। यहाँ इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रेमचंद। प्रेमचंद इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है। इंसाअल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, थर्ड ऑप्शन यशपाल, फोर्थ ऑप्शन विष्णु प्रभाकर। पर्दा कहानी के लेखक है यहाँ पर चार ऑप्शन दे यहाँ पर। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। पर्दा कहानी के लेखक है यहाँ पर यशपाल है यहाँ पर। पर्दा कहानी के लेखक कौन है यशपाल। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। चार ऑप्शन दे यहाँ पर, कृतिलता, विसल देव रासो, थर्ड ऑप्शन अलखंड, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर पद्मावत। चार ऑप्शन दे यहाँ पर, आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ क्या होगा यहाँ पर, आदिकाल का ग्रंथ नहीं यहाँ पर, कृतिलता, विसल देव रासो, अलखंड, पद्मावत। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पद्मावत, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है यहाँ पर भक्ति काल की, राम भक्ति शाखा से, ज्ञान श्रेय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की है यहाँ पर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। चार ऑप्शन देगा, केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कवि और बिहारी। चार ऑप्शन देगा, आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर,
श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर सूरदास। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, सूरदास। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। यहाँ पर इसमें क्या हो गया, यहाँ पर चांद का मुंह टेढ़ा है। यहाँ पर काव्य है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर कहानी, इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कथन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है नंद दुलारे वाजपेयी। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बताना है यहाँ पर कौन सा हो गया। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक यहाँ कहानी दिया गया यहाँ पर, जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारंपरिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। यहाँ पर समन्वय के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो 5 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पर कितने नंबर का है, 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या मिलता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जंगल में यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कैसे आंसर देना है। यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। इस गद्यांश का पाठ राष्ट्रीय समन्वय और इसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वहाँ जो अंडरलाइन थे ना उसकी व्याख्या करना है, उतने ही भाग का आंसर देना है। यहाँ पर रेखांकित अंश में बताया गया है कि जैसे जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष लताएं और वनस्पतियां एक साथ मिलकर समरसता से रहती हैं, वैसे ही विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग एक राष्ट्र में रहते हुए एकता और समन्वय बनाए रखते हैं। यहाँ पर ये दूसरे नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर
प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या मिलता है? जंगल में अनेक प्रकार की लताएं, वृक्ष और वनस्पति मिलती हैं। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? जल प्रवाह विभिन्न नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता को प्राप्त करता है। जल प्रवाह विभिन्न नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता को प्राप्त करता है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या करती हैं? राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, जिससे राष्ट्र का जीवन सुखद और समरस बनाता है। यहाँ पे इतना ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पद्यांश पर आधारित ये कितने नंबर का? 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, 5-5 नंबर का। दो नंबर का यहाँ कितना रहेगा क्वेश्चन? ये टोटल 10 नंबर का है। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 10 नंबर का है टोटल। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर 2-1 रूप में। यहाँ पे इसको क्या करना है? यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 नंबर के ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मेघ वन बीच गुलाबी रंग के कौन सा अलंकार है? नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है? 5वें क्वेश्चन की बात करते परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका अर्थ को बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। यहाँ पे इसके देखते हैं हल को। प्रस्तुत पद्यांश, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ प्रस्तुत पद्यांश महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना कामिनी से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कवि ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। नीले परिधान में लिपटी नायिका की छवि ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे बादलों के बीच गुलाबी आभा फैल रही हो। यह दृश्य बिजली की चमक या उषा की लालिमा का आभास कराता है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। इतना ही आंसर लिखना है यहाँ पर। मेघ वन बीच गुलाबी रंग में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ नायिका के सौंदर्य को गुलाबी रंग में उपमा दी गई है, जो घने बादलों के बीच खिलते हुए बिजली के फूल के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मेघ वन बीच गुलाबी रंग के रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ नायिका के सौंदर्य को गुलाबी रंग में उपमा दी गई है, जो घने बादलों के बीच खिलते हुए बिजली फूल के समान प्रतीत हो रहा है। चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं यहाँ पर। नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे बादलों के बीच गुलाबी रंग बिखरा हुआ हो। उनका सौंदर्य किसी बिजली के फूल के समान चमक रहा है, जिससे वह अत्यंत मनोहरी और आकर्षक लग रहा है। यहाँ भी इतना ही लिखना है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है यहाँ पर। परिधान, परिधान की बात है वस्त्र और पहनावा मृदुल, कोमल, सौम्य या नर्म। अब यहाँ पे एक जीवन परिचय देखते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में पैटर्न समझते हैं यहाँ पर। यहाँ अथवा करके भी यहाँ पर ये भी 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। अगला जो पैटर्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। यहाँ पर सब सीमा 80 यहाँ पर। वासुदेव सरल अग्रवाल का दीजिए। यहाँ आप देखो
3 नंबर के यहाँ उनका जीवन परिचय हो जाए, उनकी कृतियां भी उल्लेख करना 2 नंबर, टोटल ये 5 नंबर के रहेगा यहाँ पर। चाहे यहाँ पे वासुदेव सरल के लिए अग्रवाल लिखे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और यहाँ सुंदर रेड्डी का यहाँ पर ये तीनों में से एक यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ भी इसको देखते हैं। यहाँ पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जीवन परिचय, इसको देखते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। वे एक महान राष्ट्रवादी विचारक, समाज सुधारक, लेखक और राजनीतिक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो भारतीय संस्कृति और आर्थिक स्वावलंबन पर आधारित था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता बने हैं। 11 फरवरी 1968 को उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनके बारे में बताया गया। उनकी कृतियां कौन सी यहाँ पर, एकात्मक मानववाद, राजनीतिक डायरी, ये क्या है उनकी कृतियां यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद। यह भी 5 नंबर का है। इसको भी देखते हैं। इसका हल जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। एक का हम बता दे रहे हैं, इसी के पैटर्न में आप लोग कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में इतना ध्यान देना, कॉपी ओवर राइटिंग कटपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए कॉपी का। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। उन्होंने छायावादी काव्य धारा को आगे बढ़ाया और हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण मिलता है। 15 नवंबर 1937 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया। 15 जनवरी 1937 क्या हो गया, उनका निधन हो गया। मुख्य कृतियां कौन सी यहाँ पर, काव्य में बात करते हैं। यहाँ पर कामायनी, झरना, आंसू। यहाँ में उसकी क्या है, काव्य में कामायनी है, झरना है, आंसू है। नाटक में कौन है यहाँ पर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कौन कौन से यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का कंकाल है, तितली। यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, अब उसके पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर एक हमने यहाँ जयशंकर प्रसाद बता दिया, इसको आपको करना है। यहाँ पर अगला जो कहानी, यहाँ पर कहानी तत्वों के आधार पर पंच लाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यहाँ क्या बताया गया, यहाँ पर कहानी तत्वों के आधार पर पंच लाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर है, चाहे अथवा इसको कर लीजिए। कर्मनाशक की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं पंच लाइट की कहानी की समीक्षा कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। हरीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंच लाइट ग्रामीण जीवन और उसकी मानसिकता को दर्शाती है। इस कहानी में प्रेम, सामाजिक संरचना और रूढ़ियों का चित्रण किया गया है। पात्रों में गोबर गणेश और यहाँ पर मुनहरी के प्रेम संबंध को ग्राम समाज की यहाँ पर परंपराओं और यहाँ पर पंचायत की कठोरता के माध्यम से उभारा गया है। पंच लाइट जलाने की साधारण घटना को ही प्रतीकात्मक
रूप से प्रयोग कर समाज की मानसिक संकीर्णता को दर्शाया गया है। भाषा में आचालिकता और हास्य व्यंग्य की शैली में इसे प्रभावशाली बनाती है। क्या बनाती है? प्रभावशाली बनाती है। प्रधान पात्र कर्ण के चरित्र की विशेष रस्मरथी आधार पर, यहाँ इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको 7वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, स्वपठित खंड काव्य पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। यह भी क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ जितने भी दिए गए हैं इसी से एक करना है। यहाँ पर कितना करना है? एक, अथवा करके यहाँ पर है 4 5 है यहाँ पर। इसमें रस्मरथिक खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। इसको देखते हैं यहाँ पर। वीर और पराक्रमी कर्ण महाभारत के महान योद्धाओं में से क्या है? एक थे। स्वाभिमानी, समाज में अपमान सहने के बाद भी उन्होंने आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। स्वाभिमानी में क्या बताया गया है? समाज में अपमान सहने के बाद भी उन्होंने आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। दानवीर की बात करते हैं। कर्ण ने सदा दान करने की परंपरा निभाई, यहाँ तक कि अपने कवच कुंडल भी दान कर दिए। निष्ठावान मित्र, दुर्योधन के प्रति आजीवन वफादार रहे। न्यायप्रिय, जीवन भर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास किया जाए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आप इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसके पैटर्न को, खंड खा की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ क्या करना? संस्कृत का है यहाँ पर गद्यांश का संदर्भ सहित क्या करना है? व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक कहानी दिया गया था, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, संदर्भ में बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने व्यक्तिगत और उनकी न्यायविद के रूप में प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तिगत और उनकी न्यायविद के रूप में प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। इसके अनुवाद की बात करते हैं, हिंदी अनुवाद की। युवक मालवीय ने अपने प्रभावशाली भाषण से जनता के मन को मोहित कर लिया, इसलिए उनके मित्रों ने उन्हें वकालत के क्षेत्र में प्रवेश कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इसी के अनुरूप उन्होंने विधि परीक्षा उत्तरण और प्रयाग में उच्च न्यायालय की वकालत करने लगे। विधि ज्ञान, मधुर वाणी और उदार व्यवहार के कारण ही वे शीघ्र न्यायाधीशों व मित्रों के सम्मान के पात्र बन गए। अगला जो क्वेश्चन है आप इसको देख लेते हैं, उसके हल को। यहाँ अथवा करके चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए चाहे नीचे वाला क्वेश्चन हल करिए। यहाँ इसकी कहानी को हल करना है। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। हिंदी में संदर्भ सहित क्या करना है? अनुवाद करना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन करिए चाहे नीचे वाला करिए। 2 नंबर संदर्भ है, अनुवाद 5 नंबर के। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको अभी हल करते हैं। यहाँ पर संदर्भ पहले देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक संस्कृत भाषा के महिमा और सुभाषित श्रेष्ठ वचन में महत्ता का वर्णन किया गया है। अब इसके वचन की बात, यहाँ हिंदी अनुवाद की बात करते हैं। सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर और दिव्य भाषा है। इस भाषा में लिखा गया काव्य अत्यंत मधुर होता है और काव्य में भी अधिक श्रेष्ठ और मधुर सुभाषित क्या होते? वचन होते हैं।
इसको यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक हमने यहाँ ऊपर वाला करके दिखाया। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो संस्कृत का में उत्तर दीजिए। दो दो नंबर क्वेश्चन है, दो का आंसर देना है। यहाँ पर इसको आंसर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृत साहित्य प्रमुख कवि के संति। यहाँ इसको हल करते हैं। यहाँ इसकी पैटर्न को यहाँ भी इसके उत्तर को हल किया गया। यहाँ पर यह पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे संस्कृत में यहाँ पे दिया गया है। इसको हल के यहाँ करके दिया गया। यहाँ पे इसको पढ़ के इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का भी यहाँ पे उत्तर दिया गया। यहाँ पे इसको भी पढ़कर आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पे तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इसको हल करके यहाँ पर आंसर दिया गया है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसको भी हल करके यहाँ पर नीचे दिया गया। यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को पढ़ने को समझते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर उनका उदाहरण दीजिए। श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखकर और उनका उदाहरण दीजिए। और श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार परिभाषा सहित यहाँ पर उसका उदाहरण देना है। यहाँ पर चौपाई छंद दोहा छंद परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर इसको पैटर्न समझते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस की बात कर देते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस होता है क्या? यहाँ पर जब काव्य में प्रेम सौंदर्य और आकर्षण की भावना प्रकट होती है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस प्रमुख रूप से रति प्रेम भाव से उत्पन्न होता है। उदाहरण में बात करते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते क्यों कर रोता छोड़ गए। यहाँ पे इसके बारे में यहाँ बताया गया है। और करुण रस में बात करते हैं। यहाँ पर करुण रस की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पहले जब काव्य में दुख पीड़ा और करुणा का भाव व्यक्त होता है उसे करुण रस कहते हैं। यह रस शोक भाव से उत्पन्न होता है। पांडवों में आंसू भर आए और कृष्ण सखा अब जाने वाले हैं। यहाँ इसके आंसू भर आए उसके वर्णन को वर्णित किया गया। यहाँ पर श्लेष अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पर परिभाषा जब एक ही शब्द या वाक्य दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण बात करते हैं। राम तपस्वी संग में रावण सूत लंकेश दोनों की गति एक सी दोनों गए विशेष। यहाँ पर इसको यहाँ पर उदाहरण रूप में यहाँ बताया गया। यहाँ पर अगला जो यहाँ पर अलंकार है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। इसको देखते हैं। आप इसके पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार जब किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए किसी प्रसिद्ध घटना वस्तु का उदाहरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार करते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है वैसे ही ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे सूरज उगते ही अंधकार मिट जाता है वैसे ही ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है। अगला यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यहाँ इसके पूरे क्वेश्चन को यहाँ बताया गया है। जो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है? निबंध लिखना है। बेरोजगारी समस्या का और समाधान। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? सर्वधर्म सम्मान। थर्ड क्वेश्चन यहाँ क्या है? किसी मेले में आंखों देखा वर्णन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पर निबंध लिखना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चौपाई के लिए यहाँ बताया गया है। चौपाई के लिए भी यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ छंद भी यहाँ पर उसके उदाहरण भी यहाँ पर इसको देख लीजिएगा।
अब यहाँ निबंध की बात कर लेते हैं। निबंध बेरोजगारी समस्या और समाधान। भूमिका में देखते हैं यहाँ पर, बेरोजगारी हमारे देश की क्या है, एक गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य होता है तो वो बेरोजगार काम करने योग्य होते हुए भी क्या होता है, रोजगार नहीं पाता, तो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी हमारे देश की क्या एक गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य होते हुए भी क्या होता है, रोजगार नहीं पाता, उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी के कारण क्या है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान की कमी, उद्योग में कृषि क्षेत्र में सीमित अवसर, तकनीकी विकास और मशीनों का अधिक उपयोग। अब बेरोजगारी का प्रभाव क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गरीबी और भुखमरी बढ़ती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, अपराध और सामाजिक असंतोष बढ़ता है। थर्ड है यहाँ पर, मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं। समाधान की बात करते हैं यहाँ पर, कैसे समाधान मिलेगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। सेकंड है यहाँ पर, स्वरोजगार को बढ़ावा देना। थर्ड यहाँ पर, सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर, कृषि और उद्योगों का विकास। यहाँ पर उसके समाधान के बारे में बताया। उपसंहार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को जनता दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उचित शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसरों को यह समस्या हल हो सकती है। यहाँ पर समस्या क्या हो सकती है, हल हो सकती है। पावक का संधि विक्षेप, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पावक का संधि विक्षेप हो गया। यहाँ पर पावक का संधि विक्षेप हो गया। यहाँ पर पौधा अक, यहाँ चार ऑप्शन दिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। यहाँ पर बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पावधन अंक। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रजते का संधि विक्षेप हो गया। यहाँ पर चार ऑप्शन देगा। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर प्रजते का संधि विक्षेप हो गया। यहाँ पर इसका संधि विक्षेप करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, प्रधन अजते, बा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पुस्तकालय का में संधि है। यहाँ पर व्यंजक संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। यहाँ आपसे राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर प्राधान एजते, परिचय का संधि विक्षेप क्या हो गया, प्रधान एजते। कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर पुस्तकालय में संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि, स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर इसका भी राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पुस्तकालय में संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर पुस्तकालय में संधि, यहाँ पर व्यंजन संधि। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यहाँ इसके नाम को देखते हैं। यहाँ पर
स्वर संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। इसका उत्तर क्या होगा? पुस्तकालय में क्या होगा? अयाद संधि होगा यहाँ पर। कौन सा संधि होगा? अयाद संधि होगा यहाँ पर। और जो यहाँ पे एक पत्र लिखने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक आवेदन प्रार्थना पत्र। यहाँ पे एक पत्र लिखने का आएगा बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 12 के लिए। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का रहेगा यहाँ पर पत्र लिखने के लिए। यहाँ कैसे हल हो गया आप इसको देख लीजिए, इसके पैटर्न को। बैंक में खाता खोलने हेतु पत्र यहाँ पर। यहाँ देखो, यहाँ बैंक ले, यही टाइटल सेम रखना है यहाँ पर, ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पर। बैंक विशेष जो रहेगा यहाँ पर, बैंक खाता खोलने हेतु आवेदन। यहाँ महोदय या महोदया, निवेदन है कि मैं अपना, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आपका ग्राहक बनना चाहती हैं? हाँ, कृपया मेरे नाम से, कृपया अब मेरे नाम से आपके बैंक में एक बचत या चालू खाता खोलने की कृपा करें। मेरी जानकारी, पूरा अपना नाम लिखना है, XYZ करके पता लिखना है यहाँ पर, मोबाइल नंबर, आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना यहाँ पर। उसके यहाँ पर डिटेल को यहाँ फिल करना है। कृपया मेरा खाता शीघ्र खोलने की कृपा करें, सादर धन्यवाद, भाव दे, अपना नाम, सिग्नेचर और तारीख को डालना है यहाँ पर। इतना लिखना है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 क्वेश्चन और है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृत है, गत है, दत्वा है यहाँ पर। यहाँ इसका बताना है यहाँ पर। कृत मतलब क्या होगा? यहाँ क्या प्रत्यय यहाँ हो गया यहाँ पर, इसके क्वेश्चन को यहाँ समझना, यहाँ पर इसको यहाँ हल किया गया यहाँ पर। तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर, इसको हमने यहाँ इसको देख लीजिएगा यहाँ पर तीनों क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, रेखांकित पदों की किसी पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। यहाँ पर नियम को उल्लेख करना है। अब इसके नियम को भी देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ विभक्ति के यहाँ पर तृतीया विभक्ति का नियम क्या है यहाँ पर, इसके नियम को यहाँ उल्लेखित किया गया यहाँ पर। यहाँ बस इतना ही इसके क्वेश्चन यहाँ पर, इसको भी देख लीजिएगा एक बार, इसके पूरा यहाँ वर्णन कर लीजिएगा इसको पूरा। और ये कितना नंबर, 100 नंबर के था, कक्षा 12 की हिंदी। आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, काटपीट ओवर राइटिंग कहीं भी नहीं करना है, काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए। अब आप लोग जितना ज़्यादा पॉइंट बताएंगे वहाँ पर क्या होगा, काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए। और कापी लिखते समय जो पेज खाली रहेगा वहाँ पर अपना रोल नंबर जरूर डालिएगा। कभी कभी होता है कोई पेज अगर निकल जाएगा, वहाँ से आप रोल नंबर डाल लेंगे, आपके कापी में वहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे नंबर। और वहाँ से क्या होता है, पेज कोई निकालने का चांस ही नहीं रहता। आप अपने नंबर को बेहतर कर सकते हैं। कापी बस काफ़ी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, आसपास अक्षरों में दिखना चाहिए, कटपीट ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए कापी पर। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कापी होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आज से सर हम ये समाप्त कर दें। थैंक यू जय हिंद।